हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 4 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम डेफिनेशंस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था 1 से लेकर के 36 एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे जिनके आधार पर हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे आगे। चलिए, तो हमारी आज की पहली डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो बच्चों, इसको हम कैपिटल लेटर Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर Z। और इसी प्रकार से जो एटम का मास होता है, एटॉमिक मास, इसी को हम मास नंबर भी कहते हैं और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर A। अब समझना ध्यान से, एटॉमिक नंबर बच्चों किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसके अंदर किसी एक प्रकार के चार्ज के कणों की संख्या, चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स को गिन लो चाहे गिन लो प्रोटॉन्स को। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? उसके जो ऑर्बिट्स हैं उसमें चक्कर काटते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? उसके सेंटर पे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होते हैं। समझ में आएगा? तो किसी एक प्रकार के चार्ज पार्टिकल्स को गिन लो तो ये या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या, ये बराबर ही होती है एटम में, और इसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का। ठीक है, तो मान लीजिए एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बाहर और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, समझ में गया? तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिट्स में, 3 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर। एटॉमिक नंबर सपोज 8 ऑक्सीजन, तो 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में होंगे नेगेटिवली चार्ज और 8 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे। सिंपल है, समझ में आ गया? The number of electrons present outside the nucleus of the atom और the number of protons present within the nucleus। समझ में आ गया? या तो न्यूक्लियस के बाहर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की संख्या, किसी एक प्रकार का चार्ज पार्टिकल ले लेना। न्यूट्रॉन्स चार्जलेस होते हैं तो उनको नहीं लेना। सो सपोज हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए हम सिंबल यूज कर लेते हैं Ne। N मतलब नंबर ऑफ, E मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Np। N मतलब नंबर ऑफ, P मतलब स्मॉल में प्रोटॉन्स। ठीक है, तो मुझे बताइए Z एटॉमिक नंबर इक्वल टू या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर या फिर प्रोटॉन की संख्या। क्लियर है? ये हो गया बच्चों हमारा एटॉमिक नंबर, यूज हो सकता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो आपको कई बार दे देंगे कि एक एलिमेंट है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने प्रोटॉन्स हैं, बताओ एटॉमिक नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर दे दें तो पूछे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो अगर एटॉमिक नंबर पता लग जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या उसके बराबर ही होती है। ठीक है, चलिए अगला हमारा एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। तो बच्चों एटॉमिक मास एक्चुअल में हम यू में निकालते हैं, AMU। जैसे हमने लिस्ट मैंने पिछले चैप्टर में बताई थी, एटॉमिक मास यूनिट AMU। एक प्रोटॉन के मास को एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं या फिर एक हाइड्रोजन एटम का मास ही AMU कहलाता है। ठीक है, अब एक्चुअल में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि एटम के जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो भारी वाले कण है वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर समाये होते हैं। और न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह पे केंद्रित होता है सेंटर में, तो बाकी एटम एक खाली स्थान है। तो इसका मतलब एक एटम का जो कुछ मास है, वजन है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के कारण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल मास होता है उनका। इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है, क्योंकि एक प्रोटॉन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स हैवी होता है, और सो इज द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी लगभग इतना ही भारी होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग बराबर कैसे वजन के होते हैं। न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवियर है प्रोटॉन से, ऑलमोस्ट बराबर सा। ठीक है, तो अब एटम के मास में इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग ना के बराबर योगदान है। तो जो मास है वो न्यूक्लियस का है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होता है। तो अगर हम किसी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनका टोटल संख्या ले लें, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो न्यूट्रॉन का भी लगभग 1 AMU। तो जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, उसका कलेक्टिव जो सम है पार्टिकल्स की संख्या। भाई एक पार्टिकल का मास 1 AMU, तो जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन इकट्ठे हो जाए उन सब का जो मास है या उनकी जो संख्या, उसी को मास नंबर बोल देते हैं, AMU में आ जाएगा। ठीक है ना? सो तो मास नंबर समझ में आ गया? तो न्यूक्लियस के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या ही होती है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या। द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो मान लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है स्मॉल nn, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है np, तो n और np को जोड़ दें तो जो संख्या आएगी वो एटॉमिक मास या फिर इसी को हम मास नंबर कहते हैं। तो सिंपल नंबर कहलाएगा मास नंबर, और उसी को AMU में एक्सप्रेस कर दें एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है। एक प्रोटॉन के मास को 1 AMU, तो 2 के मास को 2 AMU, 5 के मास को 5 AMU, दोनों का जितना सम आएगा पार्टिकल्स उतना AMU हो जाएगा उसका एटॉमिक मास। क्लियर है? ये था बच्चों, कैपिटल लेटर A से डिनोट किया जाता है एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारे जो थर्ड नंबर की डेफिनेशन है वो है न्यूक्लियॉन्स। बच्चों न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इनको कलेक्टिवली मिलाकर के न्यूक्लियॉन कहा जाता है। जैसे एक कक्षा में 2 प्रकार के विद्यार्थी होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स, सबको मिलाकर के स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से न्यूक्लियस के वासी जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं
कलेक्टिवली इकट्ठा दोनों को मिला करके न्यूक्लियन कहा जाता है। द रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस, द पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियंस। ठीक है, अब बच्चों अगला है न्यूक्लियाइड। किसी भी एटम के न्यूक्लियस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि उसका सिंबल होता है और सिंबल के अलावा उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है और मास नंबर या एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। इस प्रकार से जो रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, रिप्रेजेंटिंग क्या क्या रिप्रेजेंट करता है सिंबल, उसका एक तो सिंबल आ गया एलिमेंट का, फिर एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है लेफ्ट साइड में और एटॉमिक मास या मास नंबर लिखा जाता है ऊपर राइट साइड में। पहला है हमारा क्या, यूरेनियम का, तो ये गलती से लिखा गया है, ये है हमारा बच्चों यूरेनियम, समझ में आ गया। ओके, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 92 है, नीचे लिखा है, एटॉमिक मास है 235, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास है 12, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास है 23, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास है 4। समझ में आ गया, तो ये रिप्रेजेंटेशन न्यूक्लियाइड कहलाता है। तो अब मान लीजिए हमारा जो एलिमेंट है, अब एलिमेंट का जो सिंबल है वो क्या है, एक्स है, तो यहाँ हमने लिख दिया एक्स। ठीक है, नीचे जो लिखा जाता है एटॉमिक नंबर होता है तो उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर मास नंबर है उसको ए से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक मास ऊपर, एटॉमिक नंबर नीचे, और एटॉमिक नंबर बच्चों क्या शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बताया था मैंने। तो नीचे वाला जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दे रहा है, ऊपर वाला एटॉमिक मास की संख्या दे रहा है, और नीचे ये एलिमेंट का सिंबल हो गया। अब बच्चों ध्यान देना, नीचे जो नंबर लिखा है एटॉमिक नंबर, तो इस नीचे वाले नंबर को देखते ही बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या यही है। तो अगर जैसे हीलियम में नीचे लिखा है 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 प्रोटॉन्स होंगे। और बच्चों ऊपर वाला जो संख्या है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, एटॉमिक मास से बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से 4 आता है, और अकेले प्रोटॉन 2 है, तो 4 में से 2 घटा दो तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो मतलब इन दोनों का जो अंतर है, ऊपर वाला जो एटॉमिक मास है और ये न्यूट्रॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या, इनका अंतर जो होता है न्यूट्रॉन होता है। तो बच्चों इस सिंबल को देखते ही हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता सकते हैं। ध्यान से समझना, नीचे का जो नंबर लिखा है वही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, वही प्रोटॉन्स की संख्या है, और इन दोनों का अंतर 4 - 2 ये न्यूट्रॉन की संख्या है। चलिए सोडियम में देखें, बताइए, नीचे 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स 11, प्रोटॉन्स भी 11, और 23 में से 11 गया तो 12 आया, न्यूट्रॉन्स है 12। समझ में आया? तो 12 जो है न्यूट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स ऐड करें तो 23 बन जाता है। कार्बन में चेक करें, इलेक्ट्रॉन्स 6, प्रोटॉन्स 6, और इन दोनों का अंतर भी 6 ही है, 12 और 6 का अंतर, तो न्यूट्रॉन भी 6 हो गए। इसमें बात करें बच्चों हम यूरेनियम में, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 92, प्रोटॉन्स की संख्या 92, इन दोनों का अंतर आ जाता है बच्चों 143, जो कि आ गई न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर ये सिंबल हमको न्यूक्लियोटाइड पता लगता है, हम इजीली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं, इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये टेबल हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया था एटॉमिक जो मास होता है वो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को गिन के आ जाता है। अब अगर न्यूक्लियस के पार्टिकल्स की गिनती करें तो भाई होल नंबर में तो आएगी भाई, कुछ न्यूट्रॉन होंगे कुछ प्रोटॉन होंगे। तो जैसे हाइड्रोजन है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, हीलियम में उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। ये सब समझ में आ रहा है, गिनती कर ली, एटॉमिक मास आ गया। तो ये एटॉमिक मास की टेबल हम पहले ही कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर्स हमारे 1 2, कुछ एलिमेंट्स के हैं ये लगातार नहीं है, ये कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन। तो यहाँ तक तो हमको सब समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इमेजिन करो क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं और कहा जाए कि बच्चों बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग गिन के आओ, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या होल नंबर में आएगी और टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स मतलब स्टूडेंट्स उसको गिनूंगा तो एक फिक्स नंबर आएगा, होल नंबर। अब इमेजिन करो अगर मैं किसी बच्चे को किसी क्लास में भेजूं और बोलूं कि जाओ बच्चे उस क्लास में जाकर के टोटल स्टूडेंट्स की गिनती करके आओ, स्टूडेंट्स मतलब बॉयज एंड गर्ल्स इकट्ठा। वो बच्चा जाता है, गिनता है और फिर मुझे आके वापस बताता है कि सर उस क्लास में 23.5 बच्चे बैठे हैं। 23.5 इसका क्या मतलब है? 23.5 का मतलब क्या है भाई? बच्चे या तो 24 होने चाहिए या 23 होने चाहिए, तो ये 0.5 क्या होगा? आधा बच्चा थोड़ी होगा। समझ में आ गया? तो अब जैसा कि हमने अभी देखा कि एटॉमिक मास जो होता है न्यूक्लियस के पार्टिकल्स की कुल संख्या है और वो संख्या होल नंबर में आएगी। भाई कुछ न्यूट्रॉन कुछ प्रोटॉन होंगे, उनके टुकड़े नहीं होते। तो अब ध्यान देना, इसी लिस्ट में एटॉमिक मास में हमने देखो एक एटॉमिक मास हमारा देखो क्लोरीन का याद आया 35.5, कॉपर का 63.3, ये फ्रैक्शन में कैसे आए? भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की यदि हम गिनती कर रहे हैं तो पॉइंटों में कैसे है मामला? न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो होल नंबर में होने चाहिए ना। तो बच्चों ये पॉइंटों में आने का मेन कारण क्या है बच्चों? कि कोई भी एलिमेंट होता है ना उसके सारे एटम्स एक ही जैसे नहीं होते। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो हल्के भारी भी होते हैं। तो बच्चों क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन उसमें 2 प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं। जैसे हमारा कार्बन है, कार्बन के 2 प्रकार के एटम्स होते हैं, एक का मास 12 होता है, एक का 14 भी होता है। तो इस प्रकार के हल्के भारी एटम्स, एक ही एलिमेंट के हल्के भारी एटम्स
जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन वजन मास अलग अलग है, वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। समझ में आ गया? तो अधिकतर एलिमेंट्स के नेचर में 80-85% एलिमेंट्स के आइसोटोप होते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के हल्के भारी एटम्स हो सकते हैं। ये वैसे ही जैसे एक पेड़ पे फल लगते हैं लेकिन फल एक ही जैसे हैं बट उनका साइज अलग, छोटा बड़ा हल्के भारी हो सकते हैं, इसी प्रकार से एक ही एलिमेंट के एटम्स हल्के भारी होते हैं तो उनका मास अलग होता है। मास अलग क्यों होता है? क्योंकि इन एटम्स में, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। हाइड्रोजन उसके 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है? तो एक आइसोटोप है उसमें हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन है, एक में 2 न्यूट्रॉन है, तो इसी प्रकार से उनका वजन अलग अलग आ जाएगा। इस प्रकार के अलग अलग भार वाले एक ही एलिमेंट के एटम्स को आइसोटोप कहते हैं बच्चों, ठीक है? तो क्लोरीन है ना बच्चों, क्लोरीन, इसके 2 आइसोटोप होते हैं, एक का मास 17 है, एक का मास है 18, एक का तो 17 है, एक का 18। अब बच्चों प्रकृति में अगर मैं 100 एटम उठा लूं, कितने एटम उठा लूं? क्लोरीन के 100, तो 100 में से सिर्फ 25% ऐसे एटम होते हैं, हर 100 में से 25% ऐसे एटम होते हैं जिनका मास क्या होता है? 18 होता है, और 75% ऐसे एटम होते हैं जिनका मास 17 होता है। मतलब समझ में आएगा? 3-4 का रेशियो है, मतलब 75% ऑफ द क्लोरीन एटम्स दे आर लाइटर, हल्के वाले, 17 मास है उनका, और 25% ऐसे भी है जिनका मास क्या है? 18 है। तो बच्चों हम जो मास ले, किसका ले, कैसे पता लगेगा कि क्लोरीन का हमको एटॉमिक मास क्या लेना? तो बच्चों हम एवरेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इनका एवरेज। और बच्चों एवरेज निकालते हैं तो एवरेज पॉइंटों में आ सकता है, समझ में आ गया? तो जब भी एटॉमिक मासेस निकाले जाते हैं, ये सारे आइसोटोप्स और उनका जो रिलेटिव अबंडेंस है, प्रकृति में कितने मात्रा में पाए जाते हैं, उस हिसाब से क्या है उनका क्या निकाला जाता है? एवरेज निकाला जाता है। अगर ये दोनों 50-50% आधे आधे होते तो बच्चों ये बिल्कुल एक्जैक्टली 36 आता। समझ में आ गया भाई? 17 और 18 का मिड कितना आता है? 36 आता। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो सॉरी, एटॉमिक नंबर 17 है ना, तो एटॉमिक नंबर 17 है, मास की बात बताता है। मास इसका क्या है? मतलब 2 आइसोटोप है, एक का मास कितना है बच्चों? 35 और दूसरे का 37 है, 2 आइसोटोप्स हैं। तो हल्का वाला 35 मास वाला है, भारी वाला 37 वाला है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जो हल्का वाला है उसका परसेंट है 75% और भारी वाले का जो परसेंट है 25% है। तो 35 भी नहीं है इसका एटॉमिक मास और 37 भी नहीं है, तो ये बीच में 35.5 आ गया। तो ये एवरेज, जो अगर अलग अलग हमको आइसोटोप्स पता है, उनका रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज पता है प्रकृति में, तो हम क्या है, एक मैं तरीका बता दूंगा जिससे हम ये एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में आएगा वो। समझ में आ गया? तो हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास। इसी प्रकार से कॉपर के भी आइसोटोप्स हैं अलग अलग, और उनका जो एवरेज मास निकालते हैं तो हम 63.5 आता है। तो डेसिमल में क्यों होता है ऐसा? समझ में आ गया? तो हम यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की गिनती करके नहीं निकाल रहे हैं, ये एवरेज एटॉमिक मासेस होते हैं। और बाकी ये जो होल नंबर पे दिख रहे हैं एक्चुअल में ये भी पॉइंटों में ही है। अब जैसे ये है, ये 39.1 आता है तो राउंड फिगर में हमने 39 ही लिख लिया, कोई 32.1 आएगा, कोई 27.2 आएगा, तो जो ज्यादा नजदीक है होल नंबर के वो हमने ऐसे राउंड फिगर में लिख लिया ताकि लर्न करने में आसानी। अदरवाइज अधिकतर जो हमारे एटॉमिक मासेस होते हैं दे आर मोस्टली इन डेसिमल। समझ में आ गया? परफेक्टली निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा एटॉमिक मास के टेबल्स, ठीक है? ये हम पहले कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा लर्न कर लेंगे, याद रखना चाहिए। आइसोटोप मैंने अभी डिस्कस किया था क्या होता है। एक ही एलिमेंट के हल्के भारी एटम्स, समझ में आ गया? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है, भार है, वो अलग अलग होता है। तो इसका मतलब अलग अलग क्यों होता है? उनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, किसी में न्यूट्रॉन कम, किसी में ज्यादा, और इसके कारण वजन अलग अलग हो जाता है। तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विद इन देयर न्यूक्लियस, और क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मैच होते हैं, बस मैच क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन मैच नहीं होते। समझ में आ गया? एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन जो है बच्चों, उसके 3 आइसोटोप होते हैं। कितने आइसोटोप है इसके टोटल? 3 है। तो 3 कौन कौन से हैं? इनके नाम हमारे हैं। पहला जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, उसको हम हाइड्रोजन या फिर प्रोटियम कहते हैं। दूसरा आइसोटोप ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। हाइड्रोजन से ये दुगना भारी है ड्यूटेरियम, और हाइड्रोजन से ये 3 गुना भारी। तो ट्राई मींस थ्राइस, 3 गुना, ड्यू 2 बार, दुगना। तो बच्चों अब देखेंगे इसका सिंबल H है, H। नीचे देखो एटॉमिक नंबर मैंने 1 लिखा है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही लिखा है, इसका भी एटॉमिक नंबर नीचे 1 ही लिखा है। मतलब तीनों के सिंबल में एटॉमिक नंबर तीनों का 1 ही है, मतलब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक प्रोटॉन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता, तो जो है वो प्रोटॉन ही है। तो उसका जो न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है, इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो टोटल मिला के 2 पार्टिकल हो गए। इसमें नीचे वाले में एक ही प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल पार्टिकल्स हो गए 3 न्यूक्लियस के अंदर। समझ में आ गया? और यही कारण है कि जो फर्स्ट वाला हाइड्रोजन एटम है उसका मास यदि 1 AMU है तो इसका 2 AMU है, तो इसका 3 AMU है। समझ में आ गया? तो तीनों, पहला वाला 1 गुना भारी, दूसरा डबल, तीसरा 3 गुना भारी। समझ में आ गया? ये 3 आइसोटोप्स हो गए हाइड्रोजन के। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं यूरेनियम। बच्चों यूरेनियम हमारा प्रकृति का आखिरी एलिमेंट है। तो देखो पहला मैंने हाइड्रोजन डिस्कस कर लिया, आखिरी नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम, इसके 2 आइसोटोप होते हैं।
92 नंबर पे आता है। तो एक का मास है 235, एक का मास है 238। तो बच्चों इन दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम सेम है 92 92। इसमें प्रोटॉन तो 92 है और न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चों 143, इनका अंतर 143 आता है। और इसमें क्या है 146 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तीन फालतू है, इसके मुकाबले तीन फालतू होने से मास भी बढ़ गया, तो ये हैवी यूरेनियम हो गया। समझ में आ गया। इसी प्रकार से सोडियम की बात करें उसके भी दो आइसोटोप होते हैं। तो एटॉमिक नंबर तो 11 है दोनों में, एक का मास 23, एक का मास 24। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 11 11 है दोनों में। इसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे, अंतर इसका कितना हो जाएगा 12, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे 13। समझ में आ गया। इसी प्रकार से कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 ही है, इसका मास 12 है, इसका मास 14। समझ में आ गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में 6 6 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन इन दोनों का अंतर 6 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 8 हो जाएंगे, इन दोनों का अंतर क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारे आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो एटम्स कहलाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम, एलिमेंट सेम ही है, एटॉमिक मास हो डिफरेंट। ठीक है। चलिए अगला आता है हमारा आइसोबार। अब आइसोबार क्या चीज है वो देख लेते हैं। आइसोबार बच्चों ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जिनमें मास सेम है, एलिमेंट अलग है। उल्टा हो गया ये। बस जैसे होता है ना एक पेड़ है, एक पेड़ पे सपोज एप्पल्स लगे हुए हैं, ठीक है कि नहीं का, तो दो एप्पल्स हल्के भाई हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो संभव है कि एक पेड़ पे एप्पल और दूसरे पे ऑरेंज लगे, तो एक एप्पल और एक ऑरेंज का बराबर वजन हो जाए। अलग अलग प्रकार के फलों का वजन बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे आइसोबार ऐसी एलिमेंट्स है, अलग अलग एलिमेंट के एटम है, एक अलग एलिमेंट का एटम है दूसरा अलग का है, लेकिन दोनों का वजन सेम हो जाए। समझ में आ गया। हाँ, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट आएगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट डिफरेंट हो तो एटॉमिक नंबर अलग हो गया, बट हैविंग सेम एटॉमिक मास। तो यहाँ पे नीचे वाला नंबर तो मैच नहीं होगा, एलिमेंट अलग है, और ऊपर वाला नंबर मैच हो जाएगा, मास सेम है। तो चलिए अभी हमने कार्बन का एक भारी वाला आइसोटोप देखा था 14 वाला, एटॉमिक नंबर 6, और भारी वाला कार्बन का 14 आइसोटोप। और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास 14 है। अब यहाँ देखिए हम एलिमेंट अलग अलग है, कार्बन नाइट्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 7 है, लेकिन मास देखो दोनों का सेम ही हो गया 14 14। तो ये एक दूसरे के आइसोबार हो गए। समझ में आ गया। इसी प्रकार से चलिए आर्गन जो बच्चों नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर अलग अलग हो गया, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, बट दोनों का मास नियरली सेम होता है 40 40। ये भी क्या होगा एक दूसरे के आइसोबार हो गए। क्लियर। आइसोबार, आइसो मतलब सेम, बार बार से याद कर लेना, भार, बा की जगह भ लगा देना, भार, और भार सेम मतलब मास सेम, ऐसे याद रख लेना, कंफ्यूजन नहीं करना है। समझ में आ गया। तो आइसो बार, आइसो मतलब सेम, बार मतलब भार, सेम भार मतलब एटॉमिक मास सेम, तो नंबर डिफरेंट हो गया। क्लियर। चलिए अगला क्या, आइसोटोन। आइसो मतलब सेम, तो कुछ ना कुछ मैचिंग हो रहा है। आइसोटोप में आइसो एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम है। आइसोटोन, अच्छा इसके नाम किससे एंड हो रहा है, आइसोटोन, न न एन, न्यूट्रॉन। ऐसे दो एटम्स अलग अलग एलिमेंट के होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या मैच हो जाए, वो कहते हैं आइसोटोन्स, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। समझ में आ गया। तो अलग अलग एलिमेंट्स के, दो भिन्न भिन्न एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनमें न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स है उनकी संख्या मैच हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो कहलाते हैं आइसोटोन। और न्यूट्रॉन की संख्या मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, अगर हमको ऐसा न्यूक्लियोइड दिया हुआ है तो ऊपर और नीचे जो मास है और एटॉमिक नंबर है इनका अंतर। चलिए अब यहाँ पे देखो हमने दो एग्जांपल्स ले लिए। पहला है ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर 1 है और मास इसका 3 होता है, हाइड्रोजन से 3 गुना भारी है। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों, तो दोनों का अंतर देख लो 2 आएगा भाई, 3 और 1 का अंतर 2, 2 न्यूट्रॉन्स है। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है, इसमें भी अंतर कितना है 2 है, तो दोनों में ही 2 2 न्यूट्रॉन्स है। तो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, ट्राइटियम और हीलियम अलग अलग एलिमेंट के एटम्स है, बट स्टिल बोथ हैव 2 न्यूट्रॉन्स ईच, ये एक दूसरे के आइसोटोन हो गए बच्चों। ये टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद करना। अगला हमारा देखो ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। कार्बन का हैवी वाला ले लिया, एटॉमिक नंबर 6, और आइसोटोप कौन सा 14 वाला। अब देखें तो ये दोनों अलग एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर अलग अलग है ना, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन देखें, दोनों का अंतर देखो, कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन हो गए इनका अंतर, और इनका भी 8 हो गया, तो बोथ हैव 8 न्यूट्रॉन्स ईच, देयरफॉर ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोन हो गए। क्लियर है। चलिए अब नॉर्मली मैंने बताया था बच्चों जो भी आइसोटोप्स होते हैं ना, जैसे कार्बन के हमने दो देखे, एक तो 12 है जिसका मास, एक 14 है, यूरेनियम में 235 238, इसमें से जो भारी, और हाइड्रोजन के भी 3 है, ड्यूटेरियम ट्राइटियम 2 और है एक्स्ट्रा। तो इनमें से जो भारी वाले होते हैं ना, भारी वाले वो रेडियो एक्टिव होते हैं। अब रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, वो टिकाऊ नहीं होते, स्थायी नहीं होते, वो लगातार, क्योंकि उनका न्यूक्लियस भारी होता है तो अनस्टेबल होता है, इतने सारे पार्टिकल को न्यूक्लियस संभाल नहीं सकता, तो न्यूक्लियस अपने अंदर से हाई एनर्जी कण अल्फा बीटा गामा रेज छोड़ता रहता है। और इस प्रकार के जो आइसोटोप्स होते हैं जो भारी वाले हैं, जिनका वजन ज्यादा है,
स्टेबिलिटी प्राप्त करने के चक्कर में, हल्के होने के चक्कर में अपने न्यूक्लियस के अंदर से हाई एनर्जी कण अल्फा बीटा गामा रेज के रूप में छोड़ते रहते हैं। और इस प्रकार के जो आइसोटोप्स होते हैं वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। समझ में आ गया? अल्फा पार्टिकल होता है कलेक्शन ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन का बंडल अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और गामा पार्टिकल हमारा गामा रेज होते हैं, एनर्जी है ये। तो अपनी एनर्जी कम करने के लिए, अपने पार्टिकल्स को, कणों को कम करने के लिए न्यूक्लियस फेंकते रहते हैं अपने न्यूक्लियस के अंदर से स्पॉन्टेनियसली, बिना उकसाए अपने आप। इस प्रकार का जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव कहलाता है। रेडियम इज वन ऑफ देम, यूरेनियम भी है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। चलिए, तो क्या होता है? दीज आइसोटोप्स विच हैव एक्सेस न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। समझ में आ गया? उनके न्यूक्लियस में फालतू न्यूट्रॉन्स होते हैं, मेकिंग देम एक्स्ट्रा हैवी एंड अनस्टेबल। तो ज्यादा भारी हो जाते हैं, तो भारी चीज अनस्टेबल होती है। कई बार देखो, अगर कोई बहुत मोटा पर्सन हो जाता है तो हल्ले डुल्ले में असमर्थ होता है ज्यादा, तो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करता, तो वो डाइटिंग करने लगता है वजन कट डाउन करने के लिए। बस ऐसे ये भी है, मोटे भारी एटम्स हैं, डाइटिंग कर रहे हैं और अपना वजन कम करना चाह रहे हैं अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करके। समझ में आ गया? तो अल्फा बीटा तो कण होते हैं, गामा रेज एनर्जी होती है। ठीक है कि नहीं? क्या तो इस प्रकार के आइसोटोप्स एलिमेंट्स जो कि अपने न्यूक्लियस के अंदर से, भारी न्यूक्लियस के अंदर से स्टेबिलिटी प्राप्त करने के चक्कर में अल्फा बीटा गामा रेज बिना उकसाए स्पॉन्टेनियसली अपने आप एमिट करते हैं, वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप कहलाते हैं, ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है? तो ये जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप होते हैं बच्चों, इनके बहुत अलग अलग क्षेत्रों में, चिकित्सा में, मेडिसिन में, अलग अलग क्षेत्रों में इनके यूजेस हैं। तो आपके बुक में बहुत थोड़े से यूजेस दिए, मैंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, इसमें से आप 4-5-6 याद कर सकते हैं बहुत इजीली। तो एक क्वेश्चन भी है आपके टेक्स्ट बुक में कि लिस्ट सम यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड अदर फील्ड्स। चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, NaCl हमारा खाने का नमक है। अब Na का नॉर्मल मास होता है कितना? 23, लेकिन यहाँ पे Na का जो हमने हैवी आइसोटोप ले लेते हैं 24। तो NaCl लेना नमक जिसमें कि सोडियम कौन सा हो? भारी वाला 24। इस नमक को यदि हम घोल के पानी में पिला देते हैं किसी पेशेंट को, तो उसके बॉडी में जो ब्लड फ्लो में अगर कहीं बाधा होती है, तो इस रेडियोएक्टिव आइसोटोप की मदद से हम ब्लड फ्लो में रुकावट है किसी बॉडी के अंग में, वो हम पता लगा सकते हैं। समझ में आ गया? सो दिस आइसोटोप इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो, ब्लड के फ्लो में बाधा। तो अगर कहीं पे रुकावट होता है ब्लड फ्लो में, उस जगह जाके ये आइसोटोप जमा हो जाता है, इसकी तादाद बढ़ जाती है। और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन उस स्थान पे ज्यादा हो गया, तो वहां से ये जब अपने रेडिएशन छोड़ेगा, तो इस रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक बच्चों डिवाइस होती है, GM काउंटर, गाइगर म्यूलर काउंटर। तो बॉडी के जिस हिस्से में रेडिएशन का जो डोज है या रेडिएशन की रीडिंग ज्यादा आ जाएगी, हमको पता लग जाएगी उस जगह पे क्या है? रुकावट है, बाधा है। तो हमको ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन पता लगता है, चीर फाड़ करने की आवश्यकता हमको नहीं है। अगला आता है क्रोमियम 51। ये बच्चों ब्लड ग्रुप्स के एनालिसिस के, ब्लड ग्रुप स्टडी के लिए यूज होता है। क्रोम, क्रोमा कलर, और हमारे बॉडी में ब्लड का कलर होता है ना रेड, तो क्रोमियम 51 आइसोटोप है ये। 51 इसका मास, डैश के आगे जो लिखा है उसका मास है, हैवी वाला ये। क्रोमियम 51 जो होता है वो ब्लड ग्रुप एनालिसिस के लिए यूज होता है। मर्क्यूरी का नॉर्मल मास होता है हल्के वाले का 200 और भारी वाले का मास है 201। समझ में आ गया? तो हैवी आइसोटोप है। तो मर्क्यूरी 201 जो आइसोटोप है बच्चों, मास 201, इसको मिक्स किया जाता है केमिकल कंपाउंड नियोहाइड्रिन के साथ में, और इनका जो मिक्सचर है ये ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। समझ में आ गया? मस्तिष्क में यदि कहीं पे अर्ली स्टेज में कैंसर सेल्स होते हैं, ट्यूमर होते हैं छोटा मोटा, तो उसके डिटेक्शन के लिए ये मिक्सचर यूज होता है। मर्क्यूरी 201 प्लस नियोहाइड्रिन केमिकल है ये। उसके बाद यूरेनियम 235 बच्चों, ये यूरेनियम का आइसोटोप है हल्के वाला। समझ में आ गया? ये एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है और इसको यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका विखंडन किया जाता है, मतलब इसको फिशन किया जाता है, तोड़ा जाता है न्यूट्रॉन की मदद से, और इसको तोड़ने के बाद में जबरदस्त एनर्जी निकलती है। फिर वो एनर्जी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 नामक ईंधन यूज होता है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो गया। उसके बाद कोबाल्ट बच्चों, कोबाल्ट 60 हैवी आइसोटोप है ये। इसके न्यूक्लियस में से खतरनाक हाई एनर्जी रेडिएशन निकलते हैं। ये रेडिएशन यदि हम टारगेट करके छोड़ते हैं कैंसर के सेल्स पे, तो ये सेलेक्टिवली कैंसर के सेल्स को मार डालते हैं। मैलिग्नेंट मतलब जिद्दी कैंसर सेल्स जो लगातार डिवाइड करके ट्यूमर बनाते रहते हैं, तो उस ट्यूमर वाले सेल्स पे यदि हम ये पावरफुल रेडिएशन दागते हैं कोबाल्ट 60 के, तो इन रेडिएशन की मदद से कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नॉर्मल बॉडी सेल्स को नुकसान कम होता है, कैंसर के सेल्स को नुकसान ज्यादा होता है इन रेडिएशन से। उसके बाद AU मतलब गोल्ड, गोल्ड 198 बच्चों, ये गोल्ड 198 का जो आइसोटोप है, ये ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ब्लड कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज में है, तो हम गोल्ड 198 से इसका ट्रीटमेंट इलाज कर सकते हैं। ज्यादा लंबा समय बीत जाता है तो प्रॉब्लम होती है, पर्सन मर जाएगा। उसके बाद फॉस्फोरस का आइसोटोप 31,
उसका नॉर्मल मास 30 है, हैवी वाला 31 है, और कार्बन 14 हैवी वाला, नॉर्मल 12, हैवी वाला 14। इन दोनों को हम बच्चों प्लांट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, भाई प्लांट का कौन सा हिस्सा है, किस हिस्से में क्या पोषण चाहिए, कितना चाहिए, कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये सारी जानकारी जो होती है वो हम स्टडी करते हैं। उसके बाद ही हम फर्टिलाइजर खाद बनाते हैं कि भैया कहाँ देना है, कितनी मात्रा में देना है, किस कॉन्सेंट्रेशन में अप्लाई करना है। ठीक है, ये सब जानकारी हम जुटाने के बाद में ही खाद का विस्तृत जानकारी देते हैं लोगों को अप्लाई करने के लिए, किसानों को। उनके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको स्टडी करने के लिए फास्फोरस 31 एंड कार्बन 14 यूज होता है। इसके बाद में बच्चों कई बार हमको बहुत पुराने ऐतिहासिक सैंपल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमको डायनासोर का जबड़ा मिल गया, उसका क्लॉ मिल गया, अब कैसे, या उसकी कोई हड्डी मिल गई, कैसे पता लगेगा वो कितने समय पहले दबा हुआ था, फॉसिल्स। तो उनके जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो भी हमारे जीवित चीज होते हैं ना पास्ट के कभी, लेकिन उनके डेड बॉडीज मिलते हैं, तो उनकी डेड बॉडीज में कार्बन पक्का होता है, क्योंकि कार्बन एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है लिविंग बींग्स का। तो मरने के बाद में, और उस कार्बन के अंदर दोनों ही प्रकार के कार्बन होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी दोनों प्रकार के कार्बन है, 12 भी और 14 भी है। 14 की मात्रा बहुत कम होती है। तो जब तक पर्सन जिंदा रहता है तब तक तो कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो सेम टू सेम रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। लेकिन एक बार पर्सन मर गया, डेथ होने के बाद में कार्बन 14 डिके होना चालू होता है, ये अपने न्यूक्लियस में से रेडिएशन छोड़ छोड़ के डिकम्पोज होगा, फूट फूट के ही कार्बन 12 में कन्वर्ट होता जाता है। तो कितना समय लगता है इसको फूटने में, उसकी कैलकुलेशन करके हम क्या है, बहुत पुराने जो हमारे सैंपल्स हैं, प्री हिस्टोरिक सैंपल्स हैं, उनकी एज का पता लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। समझ में आ गया? तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 इट इज यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ प्री हिस्टोरिक सैंपल्स। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो उनकी एज निकालने के काम हम यूज ला सकते हैं इस कार्बन 14 को, तो कार्बन डेटिंग मेथड कहलाता है। क्लियर है? ये एक और इंपॉर्टेंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप का यूज हो गया। उसके बाद हमारे कुछ और भी हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बच्चों ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। भाई हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप होता है H, प्रोटियम, H2O बनता है वाटर। बस H के स्थान पे अगर मैं D ले लूं तो उनके केमिकल कंपाउंड वैसे ही बनेंगे जैसे हमारा जो फर्स्ट आइसोटोप उसका बनेगा। जैसे वाटर बनता है H2O, वैसे ही D2O बनता है। D2O को हम हैवी वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हैवी वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन के स्थान पे हमने ड्यूटेरियम ले लिया, हैवी वाटर। इसको हम बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं। अभी मॉडरेटर क्या बोला है समझना ध्यान से, मैंने अभी बताया था न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी रिलीज करने के लिए यूरेनियम 235 नामक हैवी न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ता है। इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसका न्यूक्लियस पहले से ही भारी है, तो इसके न्यूक्लियस में हम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को घुसा देते हैं। तो अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस से टकरा जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर ही घुस जाता है, न्यूक्लियस को और भारी बना देगा, और भारी बन जाएगा तो न्यूक्लियस संभाल नहीं पाता अपने पार्टिकल्स को, टूट जाता है, बिखर जाता है छोटे टुकड़े में, और खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। समझना ध्यान से। और ये फिशन सिर्फ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन में ही संभव है। अब अगर ये न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग होगा तो क्या होगा? अगर बहुत तेजी से मूव करता हुआ न्यूट्रॉन आता है, यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराता है, तो उस न्यूक्लियस को छेद करके पार निकल जाएगा। पार निकल जाएगा तो न्यूक्लियस को और भारी नहीं बना पाएगा, भारी नहीं बना पाएगा तो न्यूक्लियस टूटेगा नहीं, फिशन नहीं होगा। तो फिशन सिर्फ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हमको नॉर्मली मिलते नहीं है। किसी भी रेडियोएक्टिव सोर्स से जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं बहुत हाई स्पीड पे निकलते हैं। समझ आ गया? तो जैसे रेडियम जैसा सोर्स है, उससे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, उसके रेडिएशन उसके न्यूक्लियस से, बट वो बहुत तेज स्पीड से निकलते हैं। तो तेज स्पीड से अगर न्यूट्रॉन्स निकले, उसको सीधे ही टकराने दिया जाए यूरेनियम न्यूक्लियस से, तो यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटेगा नहीं, फिशन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको न्यूट्रॉन को थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ता है। तो न्यूट्रॉन को, जो कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, उसको यदि हम इस कंपाउंड में से गुजार देते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हैवी वाटर में से गुजार देते हैं, या ग्रेफाइट भी यूज करते हैं, उसमें से गुजार देते हैं, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। और स्पीड कम हो गई तो इस प्रकार के न्यूट्रॉन क्या कहलाते हैं? थर्मल न्यूट्रॉन, स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स। वो न्यूट्रॉन जब टकराते हैं यूरेनियम से तो उसको फिशन कॉज कर सकते हैं, उसको तोड़ देते हैं दो भागों में। तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए जो यूज सब्सटेंस यूज होता है उसको बोलते हैं मॉडरेटर। उसने फास्ट से स्पीड मीडियम ले आया, कम कर लिया, और मॉडरेट स्पीड के साथ ही न्यूट्रॉन टकराएंगे तो ही न्यूक्लियर फिशन होगा रिएक्टर में। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद आयोडीन का एक आइसोटोप है बच्चों, मास उसका है 131। इसको यूज करते हैं गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए। गोइटर क्या होता है? घेंगा। अगर हमारे नमक में आयोडीन की कमी होती है तो आयोडीन की कमी के कारण हमारे गले में, थ्रोट में ग्लैंड है एक थायराइड ग्लैंड, ये सूज के लटक करके बाहर आ जाती है, घेंगा जिसको बोलते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या है, गोइटर का इलाज करते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे आइसोटोप्स, हमारे रेडियो आइसोटोप्स, जिसकी मदद से हम हाइड्रोजन का हो गया, कार्बन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, खासकर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के दो आइसोटोप से एक का मास है 16, एक का 18 है। तो इनकी मदद से हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन मैकेनिज्म को सर्च करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, पाथवे ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, क्या चीज क्या बना रही है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं।
फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या होता है बताओ, प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी भी लेते हैं, वाटर भी लेते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 और वाटर दोनों जरूरी है। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान हमको ऑक्सीजन रिटर्न भी तो करते हैं प्लांट्स। अब मुझे बताओ, प्लांट्स ने दो चीजें ली, एक तो लिया वाटर और एक लिया कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर का फॉर्मूला है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। अच्छा, वाटर और CO2 दोनों में ही ऑक्सीजन है, समझना ध्यान से भाई। H2O वहां पे भी ऑक्सीजन है, CO2 वहां पे भी ऑक्सीजन है। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के समय जो हमको ऑक्सीजन रिटर्न करके दे रहा है ना, वो ऑक्सीजन कहां से निकली? क्या वो वाटर वाली है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली? ये कैसे पता लगेगा? प्लांट से पूछेंगे तो प्लांट थोड़ी बताएगा हमको। तो कैसे पता लगेगा जो हमको ऑक्सीजन मिल रही है वो CO2 वाली है कि वाटर वाली है? तो बच्चों इसको हमने इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से खोज निकाला। हमने पहले प्लांट में जो पानी डाला, वो पानी हमने क्या कर दिया, H2O में O को हैवी ऑक्सीजन दे दिया। O नॉर्मली ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक मास 16 होता है, तो हमने 18 वाला हैवी ऑक्सीजन दे दिया। तो H2O जिसमें ऑक्सीजन कौन सा यूज किया हमने, 18 वाला। और हमको पता लगा कि वाटर जो है जिसमें अगर हम ऑक्सीजन 18 यूज करते हैं तो हमको जो ऑक्सीजन मिलता है ना रिटर्न में प्लांट से, वो ऑक्सीजन हमको 18 वाला मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो रिटर्न करता है हमको प्लांट, CO2 वाली रिटर्न नहीं करता। CO2 वाली ऑक्सीजन को वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। सो द ऑक्सीजन वी गेट फ्रॉम प्लांट्स इट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से हमने पाथवे खोज लिया, समझ में आ गया? तो इसके लिए भी रेडियो आइसोटोप का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। उसके बाद बच्चों ये कोबाल्ट होना चाहिए, कैल्शियम नहीं है, ये है कोबाल्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कोबाल्ट, ठीक है ना। कोबाल्ट के जो पावरफुल रेडिएशन होते हैं, जैसे मैंने बताया था, कैंसर सेल्स को तो किल कर ही सकते हैं, मैलिग्नेंट जिद्दी कैंसर सेल्स। अच्छा, अभी देखो हमारे कई फल सब्जी ऐसी होती है जिनको गोदामों में रखते हैं। आलू की बोरी हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इनकी बोरियां खासकर अगर हम गोदामों में रख देते हैं तो उनके पेस्ट कीड़े वगैरह ना लगे, गले ना, खराब ना हो, जर्म्स ना लगे। इसके लिए क्या करते हैं, उन बोरियों को स्टॉक लगा के रख देते हैं ढेर में, और उनके आर पार हम रेडिएशन पास करते हैं कोबाल्ट 60 का। तो बोरे को खोलने की भी जरूरत नहीं है, ये रेडिएशन आर पार चल जाता है, सैकड़ों बोरियों से आर पार भेद करके चला जाएगा। और ये रेडिएशन क्या करता है, उसके अंदर सारे जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह, कोई भी वर्म्स वगैरह होगी, सबको मार डालता है। इसको बोलते हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। और मार तो डालता है और साथ में तापमान नहीं बढ़ता फल सब्जी का, समझ आ गया? तो इसका मतलब सारे पेस्ट जो पोटैटो होते हैं, खासकर पोटैटो हो गया, आलू, क्योंकि इनको लंबे समय तक जमा करके रखते हैं बोरी में, आलू, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इनको हम बोरी में जब बंद करके रखते हैं तो इनके पेस्ट वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यूज करते हैं कोबाल्ट 60 से निकलने वाले पावरफुल रेडिएशन। क्लियर? तो बच्चों बहुत सारे यूज लिखवा दिए मैंने, आप कोई भी 5-6 याद कर लीजिएगा, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट हम पहले कर चुके हैं बच्चों, और एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी हम पहले कर चुके हैं। जस्ट फटाफट से रिवीजन, किसी भी एटम के मास को नापने की यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। और ये रफली क्या होता है, एक प्रोटॉन का मास और या फिर एक हाइड्रोजन एटम के मास को हम बोलते हैं 1 AMU। सो 1 AMU इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 हाइड्रोजन एटम। और इसकी वैल्यू जो होती है, इसको हम 1U भी बोलते हैं। U मतलब होता है यूनिफाइड मास। और ये क्या है बच्चों, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और बच्चों जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन बहुत हल्का सा भारी होता है। एक न्यूट्रॉन का वजन होता है, बस यहाँ पे 2 की जगह अगर मैं 5 कर दूं तो न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा 1.675। बस इतना सा फर्क है, तो बाकी सेम टू सेम। क्लियर है? चलिए, अगला हमारा एटॉमिक मास है। ये मैं बता चुका हूँ कि एटॉमिक मास क्या होता है, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड मान के और कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के। कार्बन जो होता है हाइड्रोजन से एक्जैक्टली 12 गुना भारी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड मान के कैसे करेंगे, कोई भी एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन एटम के एक एटम से कितना गुना ज्यादा भारी है। तो इसका मतलब किसी एलिमेंट के एक एटम का मास ऊपर रख देंगे, हाइड्रोजन एटम का मास नीचे रख देंगे, ये जो रेशियो आएगा यही उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कहलाता है, AMU में आ जाएगा, समझ आएगा? तो इसको क्या पढ़ेंगे, द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। ये जो रेशियो है यही कहलाता है एटॉमिक मास जो है किसका, किसी भी एलिमेंट का। समझ में आ गया कि नहीं? का और हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो 1 AMU मानते हैं, ऊपर मैंने बताया। तो ये तो था हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड मान के। अब हाइड्रोजन एटम डेफिनेशन वही है हमारी, बस थोड़ा लिखने का फर्क है। एक हाइड्रोजन एटम की जगह मुझे लिखना तो वही चीज है, बट मैं हाइड्रोजन की शक्ल नहीं देखना चाहता। तो हमको पता है कि हाइड्रोजन एटम से एक्जैक्टली 12 गुना भारी होता है कितना, कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 का 1/12 मास ले लूं, 1/12 हिस्सा ले लूं, तो हाइड्रोजन के बराबर भी होगा। समझ में आ गया भाई, कार्बन एटम हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है। तो अगर मैं कार्बन एटम के एग्जैक्ट 12 पीस कर लूं तो एक पीस हाइड्रोजन के बराबर ही होगा, तो उसका 1/12 मास लेना है। और इससे डिवाइड कर देंगे तो सेम ही चीज आएगा, नीचे वाला जो चीज है ये बिल्कुल हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर ही है। भाई कार्बन का 1/12 हिस्सा ले लिया हमने, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। तो तुलना हाइड्रोजन एटम से ही हो रही है, बट लिख हम कार्बन 12 रहे हैं। ये जो रेशियो है ये भी क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। यहाँ कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान लिया। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज
द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज डिफाइंड एज द, यहां लगा देंगे बच्चों रेशियो ऑफ, ठीक है ना, रेशियो है ना ये। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, देखो यहां से पढ़ लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू की जगह इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अपॉन को रेशियो बोलते हैं, रेशियो ऑफ ऊपर वाला मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट टू 1/12 मास ऑफ C12 एटम, जिसको कि हम 12 mu मानते हैं। कार्बन 12 का मास होता है 12 mu, ठीक है, तो 1/12 किया तो 1 mu आ जाएगा, जो कि हाइड्रोजन एटम का ही मास होता है। क्लियर है? तो दो तरीके, आपको अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो कोई एक लिख सकते हैं, अगर स्पेसिफिकली पूछा है कि हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड मान के बताओ या कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के बताओ, नॉर्मली सेकंड वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कार्बन 12 वाली। क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं ये एनोड रेज और पॉजिटिव रेज क्या होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, गोल्डस्टीन ने खोजा था पॉजिटिव रेज, जिसमें हम बाद में क्या है, प्रोटॉन नामक पार्टिकल की खोज हुई। तो ये वो रेज हैं जो कि एनोड से निकलती हैं, कैथोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। और बाकी एक्सपेरिमेंट सेम टू सेम ही था। तो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बाद में जो गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें पॉजिटिव रेज को खोजा था, परफोरेटेड कैथोड लिया था। तो देखेंगे क्या है ये, बताओ। एनोड रेज, they are produced when a gas filled in discharge tube at very low pressure, बहुत कम प्रेशर पे गैस लेना डिस्चार्ज ट्यूब में, और बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लगा देंगे 1200 वोल्ट के आसपास, तो ये गैस प्रोड्यूस होती है। और ये कहां से कहां ट्रेवल करती है? these rays travel from positive to negative, पॉजिटिव मतलब एनोड से निकली और नेगेटिव मतलब कैथोड की तरफ ट्रेवल करती है, इसलिए इनको एनोड रेज या पॉजिटिव रेज कहा जाता है। समझ में आ गया? दे पास्ड थ्रू द परफोरेटेड कैथोड, वो परफोरेटेड छिद्रयुक्त कैथोड होता है उससे गुजर जाती हैं, और कैथोड के पीछे जो ग्लास ट्यूब है, फ्लोरेसेंट ग्लास ट्यूब, उससे टकरा करके एक रेडिश कलर का ग्लो उत्पन्न करती हैं कैथोड के पीछे। समझ में आ गया? ये थी बच्चों एनोड रेज कैसे निकलेगी, समझ में आ गया? हम डिस्कस कर चुके हैं गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज है, एनोड रेज की भी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है कि नहीं का। ये मैटर रेज है, मतलब इनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स का नाम है इनके प्रोटॉन्स। इनका E/m रेशियो फिक्स होता है, ये डिपेंड करता है कि गैस कौन सी भरी गई है। इलेक्ट्रॉन्स का तो फिक्स ही होता है, इनका अलग अलग होता है, और ये डिपेंड करता है गैस कौन सी भरी है। अलग अलग प्रकार की गैस के लिए E/m रेशियो डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा। उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की बनी होती हैं, ये पॉजिटिव रेज, एनोड रेज, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है कैथोड रेज की भांति ही, दे ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद ये गैसेस को आयोनाइज कर सकती हैं, अगर ये किसी गैस से पास कर दी जाए तो गैस के एटम्स को टक्कर मारेगी, उनसे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करके बाहर निकाल देंगी, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आयोनाइज कर सकती है। और ये भी प्रभावित होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। तो अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में से गुजारेंगे तो ये पॉजिटिव रेज जो होती है नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक जाती है, बट ये झुकेंगी कम, क्योंकि प्रोटॉन की बनी होती है और प्रोटॉन भारी कण होता है, तो इनका डिफ्लेक्शन कम होगा। कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए एटॉमिक नंबर हम देख चुके हैं क्या होता है बच्चों, क्या होता है एटॉमिक नंबर? किसी भी एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? जेड से डिनोट करते हैं, कर चुके थे अभी। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वेरियस ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर है? ये हो गया एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड। मास नंबर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कणों का सम। समझ में आ गया? न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उनका कलेक्टिव सम मास नंबर या एटॉमिक मास कहलाता है बच्चों। आइसोबार हम देख चुके हैं, क्या होता है आइसोबार? अलग अलग एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, अगर पूरा प्रॉपर सेंटेंस लिखना है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, हैविंग सेम मास नंबर। तो मास तो होना चाहिए इनका सेम, और क्या अलग होना चाहिए उनका? एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या कहलाता है ये कहलाता है आइसोबार। हम देख चुके हैं पहले, तो उसके एग्जांपल्स भी लिखे थे मैंने वहां पे, ठीक है ना। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वहां सेम एलिमेंट होता है, किसमें? आइसोटोप में, अगले वाले में, ठीक है। यहाँ अलग है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, आइसोबार, भार सेम है, मास तो सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग है। आइसोटोप में एलिमेंट सेम, एटॉमिक नंबर सेम, बट एटॉमिक मास जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ये क्या हो गया? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाएगा तो क्या कहलाता है? वो आइसोटोप। एग्जांपल्स हम पहले लिख चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की हमको आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ
ये कुछ बच्चों टेक्स्ट के क्वेश्चन है आपके बीच बीच में जो है टेक्स्ट उसमें दिए हुए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। हमारे थॉमसन के मॉडल पे क्वेश्चन पूछा है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज ए होल। पूरा एटम जो होता है न्यूट्रल कैसे हो पाएगा, तो थॉमसन ने बता दिया था कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एटम सॉलिड स्फीयर के अंदर धसे होते हैं, और जो उनका मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का वो टोटल किसके बराबर होता है, पॉजिटिव स्फीयर जो है ना उसका पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। इसलिए एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, चार्ज बैलेंस होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर। जो पॉजिटिव स्फीयर है उसका प्लस का चार्ज के बराबर ही माइनस के चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है। तो दीज चार्जेस कैंसिल आउट, तो प्लस माइनस बैलेंस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, एंड द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज ए होल। तो टोटल चार्ज एटम का जीरो हो जाएगा, मतलब वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब रदरफोर्ड का मॉडल के आधार पे क्वेश्चन पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम व्हिच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए। बच्चों हम पढ़ चुके हैं तीन प्रकार के पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस में, सॉरी एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो अब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की, और न्यूक्लियस जो होता है भारी है और पॉजिटिवली चार्ज है। अब मुझे बताओ न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज कण कौन सा होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज कण होता है प्रोटॉन, और रदरफोर्ड के समय न्यूट्रॉन की खोज हुई नहीं थी, तो न्यूट्रॉन की हम बात करेंगे नहीं। सो रदरफोर्ड के अनुसार, उसके मॉडल के अनुसार, व्हिच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, प्रोटॉन होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं क्या, तो रदरफोर्ड डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पता था रदरफोर्ड की कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। देयरफॉर उसके बाद गोल्डस्टीन ने जैसी प्रोटॉन्स की खोज कर ली तो पता लगे कि प्रोटॉन्स ही होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एज दे आर पॉजिटिवली चार्ज। और बाद में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की भी खोज की, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है जो कि एडिशनली न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो दोनों प्रकार के कण होते हैं, लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार उसके अंदर प्रोटॉन्स होने चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव के साथ। उसके बाद हमको अगला क्वेश्चन बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पूछा गया है। क्या है ये बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गोल गोल स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स में चक्कर काटते हैं। ठीक है, और ये लेवल्स के नाम बोर ने दिए थे। फर्स्ट जो लेवल है ग्राउंड स्टेट उसको के से रिप्रेजेंट किया, अगली वाले को एल से, अगली वाले को एम एन ओ एंड सो ऑन। ठीक है, तो सेंटर में देखो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, बहुत छोटा सा साइज का। उसके बाद पहली जो शेल है अलाउड ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है वो n इक्वल टू 1 है, के शेल। दूसरी है एल, n इक्वल टू 2, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3 m, आगे 4 5 शेल जो होगी m के बाद n o p आ सकती है। ठीक है कि नहीं क्या, तो हमको सिर्फ एक डायग्राम स्केच बनाना था रिप्रेजेंटेटिव। ड्रॉ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। एटम का एक ऐसा मॉडल बनाई जिसमें तीन शेल दर्शाई गई। तो ये तीन शेल हमने दिखा दी है, के एल एम, ऑर्बिट नंबर 1 2 एंड 3। ज्यादा होती है तो चौथी पांचवी भी बना सकते हैं। क्लियर है, सिर्फ डायग्राम बनाना है। चलिए आगे चलते हैं हम। ओके, रदरफोर्ड ने बच्चों जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने अल्फा पार्टिकल को टकराया, बॉम्बार्ड किया किससे, गोल्ड की पतली सी फॉइल से। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गोल्ड के स्थान पर यदि कोई दूसरी फॉइल ले ली जाती तो क्या ऑब्जर्वेशन होते, ये बताइए। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन होते इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ए फॉइल ऑफ ए मेटल अदर देन गोल्ड। कि क्या ऑब्जर्वेशन होते, नतीजे होते यदि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है उसमें गोल्ड के स्थान पे कोई दूसरे मेटल की फॉइल इस्तेमाल की जाती। तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा मेटल ले लेते, उसमें भी एटम होते, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता, न्यूक्लियस का चार्ज प्लस का होता, वो भी जो अल्फा पार्टिकल से पॉजिटिव कण उसको उसी प्रकार से तितर बितर करता, स्कैटर कर देता, डिफ्लेक्ट कर देता। ठीक है कि नहीं का, सो रिजल्ट हमारा सेम ही होता है चाहे कोई भी फॉइल ले ली जाती। अल्फा पार्टिकल्स वुड हैव स्कैटर्ड द सेम वे एज दे डिड इन केस ऑफ गोल्ड। तो यदि हम दूसरा भी मेटल की फॉइल ले लेते उसी प्रकार से स्कैटरिंग होती अल्फा पार्टिकल की जैसे कि गोल्ड के केस में हुई। द ऑब्जर्वेशंस विल बी सेम फॉर एनी मेटल फॉइल। किसी भी मेटल फॉइल से ऑब्जर्वेशन सेम ही मिलते। रदरफोर्ड ने बाद में अलग मेटल से भी करके देखा, सेम नतीजे मिले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के अंदर मौजूद जो छोटे सब एटॉमिक कण हैं उनके नाम लिखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसकी खोज हम देख चुके हैं। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास 4। उसका एटॉमिक मास कितना है, 4 है। तो बच्चों अगर इसका न्यूक्लियेट लिखेंगे हीलियम का सिंबल, ऊपर तो लिखेंगे 4 और नीचे 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 2, ऊपर 4 नीचे 2। तो पूछ रहा है न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर, तो जो अंतर आता है वो न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे बच्चों, इसमें 2 आ जाएंगे। समझ में आ गया, तो हीलियम का सिंबल लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 4 नीचे लिखेंगे 2 लेफ्ट साइड में। तो 4 में से 2 क्या तो 2, तो 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करें तो 2 न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो बंडल है इसी को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो 2 प्लस चार्ज हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों,
राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। सोडियम और कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से जचे अलग अलग शेल्स में, वो लिखना है। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों कार्बन एटम। कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 होता है, छठे नंबर पे आता है। अब 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। देख चुके हैं हम 2 और 4, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में कितने 4। तो पहला जो ऑर्बिट होता है वो कौन सी शेल होती है, के, और दूसरी वाली होती है एल। तो के में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल में है 4, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल पहले ऑर्बिट में 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल 4। चलिए इसी प्रकार से सोडियम जो है बच्चों उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का मतलब हो गया पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, 2, 8, 1। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम पहले देख चुके हैं। तो के जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में होंगे 8 और एम में होंगे 1, 2, 8, 1। के एल एम 3 शेल्स हो गई, समझ में आ गया। तो ये हम देख चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन पहले, वो सेम चीज रिपीट हुई है, तो बीच बीच में से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे आधारित। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है एक एटम के अंदर 2 शेल है के और एल, और दोनों शेल कंप्लीट भरी हुई है। अब बताओ के की क्षमता होती है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स की और एल की क्षमता होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 और 8। और 2 और 8 भरा है तो 2 और 8 10 हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 10 ही होंगे। कह रहा है इफ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल, ये दोनों कंप्लीटली फुल क्षमता तक भरी हुई है, व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। एटम के अंदर मौजूद कुल संख्या कितनी होगी एटम इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीटली फिल्ड के शेल। पहली शेल की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है तो 2, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना 2n², तो 2 into n मतलब 1 का स्क्वायर, तो 2 आएगा। जो सेकंड शेल हमारी l, n is equal to 2, तो 2 into 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8। तो इसमें बाहरी शेल सेकंड शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, तो कह रहा है पहली वाली फुल है 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वाली l की क्षमता 8 इलेक्ट्रॉन है, फुल है तो 8, तो कुल मिला के हो गए बच्चों एटम में 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन वाला जो एलिमेंट है ये कंप्लीटली स्टेबल है, नोबल गैस है, नियॉन होता है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए एटम में, 10 हो गए, क्लियर है। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित आपको रूल्स लिखना है, तो सिंपल भाषा में आपके बुक में दिए हुए हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज है, देख लेते हैं। 3 बेसिक रूल्स हैं हमारे। समराइज द रूल्स, ये बच्चों सिर्फ रूल्स लागू होते हैं एटॉमिक नंबर 18 तक, उसके आगे ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होता है ये, इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। शुरू के 18 एलिमेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स का जो बंटवारा है अलग अलग शेल्स में वो कैसे होता है उससे संबंधित रूल्स लिखने हैं। तो रूल नंबर 1 पहला क्या है, किसी भी शेल में पहली दूसरी तीसरी कोई भी हो, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के लिए एक फॉर्मूला है 2n², इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन ए शेल इज 2n², n हमारा ऑर्बिट नंबर है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो पहली शेल है के, तो के मतलब पहली है तो n की जगह 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 2 जा 2, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरी शेल l, n इक्वल टू 2 रख देंगे, तो यहाँ n की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, तो दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, तो तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। 4 रख देंगे चौथी शेल में n के लिए, n इक्वल टू 4, 4 4 जा 16 2 जा 32, ऐसे 5 रख देंगे तो 50 आ जाएगा 50। तो 10 मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ के एल एम एंड एन शेल्स विल बी 2 8 18 एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। ऐसे m की भी निकाल सकते हैं, सॉरी o की भी निकाल सकते हैं, जिसमें 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 n इक्वल टू 5 रख के, ठीक है। तो ये तुम्हारा रूल नंबर 1 जो कि हमको अलग अलग कक्षाओं की कैपेसिटी बता रहा है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। तो सबसे बाहर की जो शेल है, अब मान लीजिए किसी और एटम में 2 ही ऑर्बिट है तो दूसरा ऑर्बिट, 3 है तो तीसरा ऑर्बिट, 5 है तो 5 ऑर्बिट, सबसे बाहर का जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन के बाद में उसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। जैसे उसमें 8 हो जाते हैं तो फिर उसके अगले ऑर्बिट भरने लग जाता है, समझ आएगा कि नहीं, 8 से ज्यादा नहीं बढ़ता। ये रूल कहलाता है ऑक्टेट रूल, और ये स्टेबिलिटी देता है, नोबल गैसेस बन जाते हैं, ठीक है कि नहीं। क्या तीसरा क्या रूल कह रहा है, the electrons are not filled in a given shell unless the inner shells with lower energy are filled। कह रहा है किसी भी शेल में किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जाएंगे जब तक उसके अंदर की लोअर एनर्जी वाली सारी शेल भर जाए। अंदर की भरने के उपरांत ही किसी बाहर वाली शेल का नंबर आएगा। ऐसा संभव नहीं है कि अंदर वाली खाली पड़ी है शेल, लोअर एनर्जी वाली खाली पड़ी है और हमने ऊपर की पहले ही भर दिया। तो ये हमारा अबव प्रिंसिपल हमने देखा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरा जाएगा, समझ में आ गया। The electrons are not filled in a given shell, किसी शेल में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जा सकेंगे unless the inner shells, जब तक कि अंदर वाली शेल्स जिसकी एनर्जी कम है वो कंप्लीटली भरी जाए, वो भरने के बाद ही बाहर वाली शेल्स का नंबर आएगा। इन अदर वर्ड्स क्विक स्टेप वाइज मैनर में भरी जाएगी बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आधारित है। हमको बच्चों वैलेंसी निकालनी, क्लोरीन सल्फर और मैग्नीशियम की। मैं बता चुका हूँ वैलेंसी होती है किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, दूसरे एलिमेंट के साथ में जुड़ने की क्षमता, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लेता है, देता है या शेयर करता है नोबल गैस जैसा बनने के लिए।
चलिए क्लोरीन का तो वैलेंसी निकालने के लिए हमको बच्चों उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। चलिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर Z एटॉमिक नंबर होता है 17 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 हो गया। तो अब आउटर मोस्ट शेल में बताएं 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और जैसे यहाँ 8 हो जाएगा तो नोबल गैस बन जाएगा। तो यहाँ 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक की तो कमी है आर्गन जैसा बनने के लिए। तो भाई यहाँ 8 करने के लिए कितने कमी? तो 8 में से 7 को घटा के देख लो, तो 8 में से 7 तो एक की कमी है, तो इसकी वैलेंसी होगी बच्चों 1, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही ये आर्गन जैसा बन जाएगा। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6, 2 8 10 और 6 16। अब देखो उसके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 नहीं है, कितनी कमी है? 2 की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेते ही ये स्टेबल आर्गन जैसा बन जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया? तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 2। कैसे निकाला? तो यहाँ कमी कितनी है? तो 8 में से 6 घटा दो, जो कमी है वो यहाँ आ जाएगी, तो दिस विल बी द वैलेंसी ऑफ सल्फर। इसी प्रकार से बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों आखिरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये 4 या उससे ज्यादा है तो 8 में से घटा करके वैलेंसी निकली। समझ में आ गया? और लेकिन अगर ये 1 2 3 दिखते हैं, 1 2 3 4, तो जो आखिरी नंबर 1 2 3 4 है वही उसकी वैलेंसी हो जाएगा। मान लीजिए लास्ट में यहाँ 1 आ जाए तो वैलेंसी 1 ही हो जाएगी, 2 आ जाए तो वैलेंसी 2, 3 आ जाए तो 3, 4 आ जाए तो 4, 4 से ज्यादा आ जाएगी ना 5 6 7, तो 8 में से घटा करके लिखना है। अब देख लिया मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है बच्चों, और 12 का मतलब हो गया पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 2, 2 8 2 12 हो गया। अब देखो तीसरे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको नोबल गैस जैसा बनने के लिए पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान है, 6 हड़पना मुश्किल है, तो 6 गेन करने के बजाय 2 लूज करना पसंद करेगा। 2 लूज कर देगा तो उसकी वैलेंसी सिर्फ 2 ही है, 6 नहीं है। 2 लूज करने के बाद में देखो इसकी बाहरी शेल ये बचेगी 8, और आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने रूल पढ़ा था ऊपर, समझ आ गया? तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2। तो अगर सबसे लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो वही वैलेंसी है, और 5 6 7 है तो 8 में से घटा करके वैलेंसी निकलेगी। समझ में आ गया वैलेंसी कैसे निकाली हमने? तो वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। चलिए अगला हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल चीजें जो अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं वो समझे कि नहीं समझे उस पर आधारित है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8, किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो 8, प्रोटॉन भी 8 ही है, तो बताओ एटॉमिक नंबर क्या है? तो एटॉमिक नंबर हमको पता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या, तो हमको पता है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। तो एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा बच्चों 8। समझ में आ गया? क्योंकि 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो एटॉमिक नंबर Z 8 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है चार्ज क्या होगा? तो बच्चों चार्ज 0 होगा, एटम्स न्यूट्रल होते हैं, तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन का माइनस का चार्ज और 1 प्रोटॉन का प्लस का चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 0। तो देखो द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 8, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 8 है, 8 उसका एटॉमिक नंबर हो गया, एंड चार्ज ऑन द एटम इज 0, क्यों? एज the total charge of 8 electrons is equal and opposite to the total charge of 8 protons। 8 इलेक्ट्रॉन का जो टोटल चार्ज है माइनस का वो बिल्कुल बराबर है और अपोजिट है साइन में, किसके? 8 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। टोटल माइनस का प्लस का चार्ज इक्विवेलेंट है, बराबर है 0। ठीक, टोटल चार्ज। चलिए अब पूछ रहा है व्हाट इज द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। बच्चों सल्फर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पूछ रहा है, टेबल में याद कर चुके हैं, ऑक्सीजन का 16 होता है, सल्फर का 32 होता है, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम। तो मास नंबर या एटॉमिक मास रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन या कितने प्रोटॉन है उसकी संख्या जो होती है वही एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ एटॉमिक मास क्या है बताओ? ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन, और सल्फर का 32 है, 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है? चलिए ये तीन हमारे बच्चों H, D और T जो है ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन या फिर प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अब पूछा जा रहा है कि इनके जो तीन, इनके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको टेबुलेट करके डिफरेंसेस बताए, कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, कंपैरिजन करना है तीनों आइसोटोप का बच्चों। ठीक है, चलिए तो हमने लिख दिया आइसोटोप का नाम, पहला है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, सिंबल लिख दिए हाइड्रोजन, देखो HDT, तीनों का एटॉमिक नंबर 111 है तो नीचे 111 लिख दिया, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है, तो ऊपर 1 2 3 लिख दिया। चलिए अब जो नीचे वाली संख्या होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की संख्या, तो यहाँ 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1, नीचे देखो यहाँ 1 लिखा है एटॉमिक नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1, नीचे 1 लिखा है इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1, तीनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 1 है, एटॉमिक नंबर सेम है तीनों का। तो आइसोटोप में सिर्फ मास का फर्क होता है। अब बताओ यहाँ मास कैसे निकालते हैं? इन दोनों का अंतर, 1 - 1 0, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या है 0, 2 - 1 1, तो यहाँ 1 न्यूट्रॉन होगा बच्चों, और 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ होगा 2 न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? हमारा जो ये चंद्रयान अभी हमने भेजा था सेकंड, ये चंद्रयान सेकंड जो होता है बच्चों, ये इस ट्राइटियम की खोज के लिए भी गया था। मून के साउथ पोल पे इसका अबंडेंस बहुत ज्यादा है और ये एनर्जी का बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है ट्राइटियम जो है ये, और एक होता है हीलियम 3।
हीलियम का तो एक आइसोटोप 4 है और एक आइसोटोप है हीलियम का 3 एटॉमिक मास वाला, हल्का वाला। तो ये बहुत अच्छे ईंधन हो सकते हैं हमारे भविष्य के। इसकी भी खोज करने के लिए, जांच करने के लिए गया था कि कितना इनका भंडार है। ठीक है, तो अभी अगला मिशन जो जाएगा हमारा इस साल है, अभी अगले साल, तो उसमें इसकी खोज दोबारा से होगी कि ये आइसोटोप्स वेदर मून पे अबंडेंटली अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि हमको एक जोड़ी आइसोटोप और एक जोड़ी आइसोबार, ठीक है, इनका एग्जांपल देना और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। चलिए, तो आइसोटोप का पेयर हमको पता है। आइसोटोप क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के एटम, एटॉमिक नंबर सेम है तो मैंने कार्बन का ले लिया 6 और मास अलग है तो एक का 12 एक का 14। ठीक है, आइसोबार है तो आइसोबार में क्या होता है? अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं, अलग अलग, जिनका मास सेम होता है। तो देखो अलग अलग मैंने कार्बन नाइट्रोजन का ले लिया, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 7 है, मास सेम है। तो कार्बन का तो मैंने भारी वाला ले लिया 14, ये वाला है ना, और नाइट्रोजन का नॉर्मल वाला ले लिया 14। समझ में आएगा? तो देखो मास सेम हो गया, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ऊपर एटॉमिक नंबर सेम है, मास अलग अलग है। समझ में आ गया? अब कह रहा है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, नीचे वाले पे। अब देखो नीचे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो सेम ही आएगा इनका। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C12, कार्बन 12, अब एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, और 6 का क्या होता है 2 4। अब इसका करें C14 का, तो उसका भी एटॉमिक नंबर तो सेम ही है ना 6, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 4। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4। क्लियर है चीज? तो सिर्फ न्यूट्रॉन का फर्क है, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो हमने क्या सीखा? निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन क्या निकला? आइसोटोप जो होते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है, एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम आएगा। इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम। तो आइसोटोप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी सेम। अब आइसोबार में ऐसा नहीं आएगा। आइसोबार में देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हो गया, एक का तो 6 एक का 7 है। ठीक है, मास सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट्स ही अलग अलग है, एटॉमिक नंबर ही अलग है, इलेक्ट्रॉन की संख्या डिफरेंट है, तो बंटवारा भी अलग होगा। तो इसका हो जाएगा 2 4, इसका हो जाएगा 2 5। पहले ऑर्बिट में 2 तो दूसरे में 4, पहले में 2 तो दूसरे में 5, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट। समझ में आ गया? चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, कार्बन 14 का तो 2 4 है, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे में 5। तो निष्कर्ष ये निकला, आइसोबार्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। क्यों अलग आया? एज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। कार्बन का 6 था, इसका 7 था, एंड हैज डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एटॉमिक नंबर अलग होगा। तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग होगी, संख्या अलग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग ही होगा। क्लियर है बच्चों? ये था हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। अब हमारे कुछ टेक्स्ट के और छोटे मोटे 5 7 8 क्वेश्चंस रह गए, न्यूमेरिकल्स रह गए, उसको हम अगले और लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का सारा मैटर जो भी मैंने समझाया अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा देखेंगे, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय टिल नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।